अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है इंडिया से विक्रम सिंह जी ने, जो कि एक्स डीजी यूपी पुलिस हैं। आप सब उनको जानते हैं, हम टीवी चैनल्स पे उनको देखा ही करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आरजू जी, बड़ी मेहरबानी, आपने खिदमत का मौका दोबारा दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। थैंक यू सर। सर हम अफगानिस्तान की ही बात करेंगे और सबसे पहली बात जो यहाँ पे अक्सर लोग बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका इस तरह से अपना जैसे कहते हैं काम कंप्लीट किए बगैर क्यों चला गया, ये फेलियर जो है वो क्यों देखना पड़ा अमेरिका को। और क्योंकि तालिबान के हाथ में अब आ गई है सारा अफगानिस्तान और जिस तरह से वो डील कर रहे हैं। खैर अभी ये भी कहा जा रहा है कि दोबारा से जो अफगान फौजी हैं, जो उनकी आर्मी है, वो फिर से उनको पीछे की तरफ धकेल रही है और बात अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अमेरिका को हमने यहाँ पर 20 सालों में देखा कि सिर्फ और सिर्फ फेलियर देखने को मिला और नाम लगा पाकिस्तान का। आरजू जी, अगर इस पे हम तस्करा करेंगे तो शायद एक दो दिन भी, एक शो तो छोड़ दीजिए, शायद एक दो दिन लगे इनकी नाकामी और इनकी हार का। मैं इसको हार नहीं समझता हूं। और अमेरिका के साथ कितने मौसेरे भाई जुड़े हैं, अगर आप उस पर गौर करें तो सिर्फ अमेरिका की शिकस्त नहीं, जो जो उसके मौसेरे भाई हैं वो सब उनके साथ हारे हैं। एक कहावत है, जलील दोस्त और खुत्थल हथियार ये ऐन मौके पे धोखा देते हैं। यही इनकी खासियत है कि जब वक्त जरूरत होगा, वैसे तो कहेंगे जब आपका खून गिरेगा, जब आपका पसीना गिरेगा, मेरा खून वहां गिरेगा। लेकिन वाकई जब जरूरत पड़ती है इमदाद की, खिदमत की, मदद की, तो कहते हैं साहब अब कुछ चीज मुमकिन है। और अमेरिका ने एक बार नहीं, कोरिया में यही किया, वियतनाम में यही किया और अफगानिस्तान में भी यही किया। इराक में मसला दूसरा था, क्योंकि इन्होंने वहां पर तेल की वजह से ये वहां मौजूद रहे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मिले नहीं और ये इन्होंने चूस डाला इराक को। अब अफगानिस्तान आए थे इस उम्मीद में कि यहां पर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वो बयान सुने, एवरी नेशन ऑन द प्लैनेट हैज अ चॉइस टू मेक, आइदर यू आर ऑन माई साइड और ऑन द अदर साइड, एंड द वॉर अगेंस्ट टेरर हैज स्टार्टेड। कहां गए वो दावे? 2001 में इतने बड़े बड़े दावे किए थे प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, और वो सारे दावे हवा के हवाई हो गए। अब अगर इस पे आप देखें, इनका जो खर्चा है, बताते हैं $2 ट्रिलियन अब तक इन्होंने 20 साल में खर्च किया, यानी $50,000 हर अफगानी सिटीजन के ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि 730, ये 30 रिचेस्ट अमेरिकन अगर हो, जिसमें आपके बिल गेट्स भी हों और अमेजॉन के मालिक हों, इनसे ज्यादा दौलत ये यहां फूंक चुके हैं। 800 बिलियन तो सिर्फ ये जंग की कीमत है, 85 बिलियन अफगानिस्तान की फोर्स की ट्रेनिंग की है, 750 मिलियन जो तनख्वाह है अफगान फौजों की उनको दिया है। और अगर ह्यूमन कॉस्ट अगर आप देखें, 47,000 तो अफगानी जो सिटीजन है वो शहीद हुए, 69,000 इनके फौजी शहीद हुए, 5,500 के करीब इनके फौजी जो अमेरिका के हैं, और उसमें 2,500 अमेरिकी, बाकी कोलिशन के हैं। और इसके अलावा 51,000 और जो ट्रूप्स थे वो मारे गए। अब अगर आप देखें कि अमेरिका के 20,000 फौजी घायल हुए हैं, उनके इलाज में 300 बिलियन का इलाज तो अभी हो चुका है और आगे भी इतना ही लगेगा, यानी कि $0.5 ट्रिलियन उनके इलाज में चलेगा। मतलब वो जो घायल फोर्स जो अमेरिका गई है, अब लोग कह सकते हैं कि अमेरिका में 2016 में 38,000 तो मोटर एक्सीडेंट में ही मर गए थे। तो अगर 2,500 मर भी गए, और ये भी कहा जाता है ये असली अमेरिकी नहीं थे, ये आधे अमेरिकी थे और आधे वो थे जो हिंदुस्तान और इधर उधर से ये लोग हायर करके ले गए थे। आपने सुना होगा कि ममता बनर्जी का कि हमारे 200 गुरखा दार्जिलिंग से गायब हैं। गायब नहीं है, उन गुरखाओं को ये लोग हायर करके ले गए थे अपनी फौज में, और जब चले गए, जब जाने लगे तो इनका वही हाल हुआ जो पुराना कहता, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, ये वाला गाना चलने लगा। इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि अपने दोस्तों को, जिन लोगों ने इनकी मदद की थी, और कॉमरेड्स एंड ब्रदर्स इन आर्म्स, उनकी मदद तो छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल अबंडन करके चले गए। 8 जुलाई को बिडेन साहब ने कहा था कि हम अपने एम्बेसी के स्टाफ को और हम सबको निकाल के ले जाएंगे, और उसके बाद कहा निकाल के, कौन निकाल के लेगा? जो हालात है काबुल एयरपोर्ट पे, अगर दोजक देखना है तो आज काबुल एयरपोर्ट देख लीजिए, दोजक कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, यही अर्थ पे ही यही दोजक दिखाई पड़ जाएगा।
हिंदुस्तान से एक प्लेन लोड आया था 125 लोगों का, उसमें जब उनकी तहकीकात की गई उसमें से 25% लोगों को कोविड पॉजिटिव थे। और वहां क्या हालात हैं, बच्चों के, खवातीन के, आदमियों के, ये हालात तो काबुल एयरपोर्ट के हैं। अब आप आ जाइए, ये कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अमेरिका के बारे में हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं, और उसके बारे में अगर आप ये देखिए कि अमेरिका ने हनोई में क्या कहा था, साइगोन में कहा था, किसी भी जंग के लिए फौज की जरूरत है, फौज को हथियारों की जरूरत है, हथियारों के लिए दौलत की जरूरत है। दौलत कहां से आए? क्या आप उम्मीद करती हैं कि अमेरिका ऐसा तिजारत पसंद मुल्क अपनी जेब से पैसा खर्च करेगा? ब्राउन यूनिवर्सिटी कहती है कि 2050 तक हर अमरीकी के ऊपर $20,000 का कर्ज आ जाएगा, क्योंकि इस अफगानिस्तान की जंग को लेकर के। आप क्या समझती हैं कि अमेरिका अपनी जेब से करेगा? अब मैं आपके सामने कुछ और चीजें चौंकाने वाले रखता हूं आपके सामने। ड्रग ट्रेड के बारे में सब लोग कहते हैं, लेकिन ऑथेंटिक चीज अगर आप इसके ऊपर जाएं, आप ये देखिएगा कि 2001 में अफगानिस्तान में 180 टन अफीम होती थी, जो 3 साल बाद हो गई 3000 टन, और 2008 में ये हो गई 8000 टन। अमेरिका तो वहीं मौजूद था, उसने क्या इकदाम और इंतजाम किए कि अफीम को कंट्रोल करे? क्या अमेरिका मुलव्विस था ड्रग ट्रेड में? तालिबान जैसे हैं, उनकी जहनियत क्या है, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर जो सप्लाई चेन और सप्लाई कॉरिडोर्स हैं, ये तालिबान के बस का नहीं था कि दुनिया को उसके नशे का आदी करा करके सप्लाई चेन कर दे। 84% दुनिया का अफीम का ट्रेड अफगानिस्तान से आता है। आरजू जी, ये ट्रेड, ये मान लेना कि ये सिर्फ तालिबान ने करके अपना जो है नेटवर्क चला करके अपनी अफीम की दुकानें, ना, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। 2008 में डोनाल्ड रम्सफील्ड से किसी ने पूछा, जब अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी थे, कि सुना है CIA भी जो है वो इसमें पूरी तरीके से मुलव्विस है, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, CIA मुलव्विस नहीं है। तो डोनाल्ड रम्सफील्ड का ये कहना कि अमेरिका मुलव्विस नहीं है, वो एक चीज है। हकीकत ये है कि 2016 से लेकर के 2018 के बीच में 37% अफीम की खेती का रकबा बढ़ा। कैसे बढ़ गया? 1 लाख इनकी फौज मौजूद थी, सारे साजो सामान, सारी टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट इमेजिंग थी, चाहते तो सबको नेस्तनाबूद कर देते, लेकिन कुछ किया नहीं। दिखाई ये पड़ रहा है आरजू जी कि अफीम की खेती को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया गया, और बढ़ावा देने के साथ साथ इनकी नेटवर्किंग, तालिबान से तो उम्मीद नहीं कर सकती कि यूरोप में जाकर के या कहीं और जाकर के उसकी सप्लाई चेन को। यूनाइटेड नेशंस ने भी एक स्टडी में यह कहा है कि तालिबान ने सप्लाई चेन को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। अफगानिस्तान की न्यूज है तोलो न्यूज, हम लोग अक्सर देखा करते थे उसको। बहरहाल 4 सितंबर 2020 को शरीफ अमीरी ने कहा कि अपनी पूरी अफीम की जो खेती है, उसकी तिजारत है, उसकी आमदनी, उसकी आमोदरफ्त, उसके बारे में कार्रवाई की। उसके बारे में पूरी उन्होंने रिपोर्ट दी। उसके बारे में हमने क्या कार्रवाई की? लुब्बे लुबाब ये है कि ये हथियार की आमोदरफ्त, हथियार की खरीद फरोख्त, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और टैक्स पेयर्स मनी के साथ साथ ये जो अफीम की आमदनी है, ये एक बहुत बड़ी आमदनी है। इसमें सिर्फ तालिबान को कह देना, तालिबान तो एक मोहरा है, मुजाहिदीन उसके पहले, मुजाहिदीन के बाद तालिबान, तालिबान के बाद अमेरिका। अमेरिका ने हर पत्ता गलत खेला और अपने मौसेरे भाइयों के साथ पूरी तरीके से उसको शिकस्त मिली। बहरहाल वैसे भी उसने फर्मा बरदारी की या वफादारी के कोई रिकॉर्ड पहले भी नहीं तोड़े थे। उसकी तो हमेशा से शोहरत आम यही थी कि वक्त जरूरत पे वो पीठ दिखाएगा और भागेगा जरूर। डनकर्क दूसरे बड़े जंग में इसके अलावा उन्होंने कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा किया भी नहीं, बस डनकर्क में उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन मौजूदा अफगानिस्तान में जो शर्मनाक बातें उन्होंने की है, CIA के सदर वहां जाकर के बरादर साहब के कदमों में लौट रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब बिडेन की हम 31 अगस्त तक खाली कर देंगे। बेकरारी ये है, और अमेरिका के जो लोग वहां पर हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें साहब आप किसी तरीके से ले जाइए। इंग्लैंड से ना इत्तेफाकी हो गई अमेरिका की कि कुछ तो रुक जाइए, कुछ तो अपने ज़मीर का ख्याल रखिए। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये है कि कहे कोई आए ना आए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है, अमेरिका अब दिखाई नहीं पड़ेगा
और इसके बारे में दुनिया को एक नोट बनाना चाहिए कि दोबारा कम से कम अमेरिका पे एतबार न करें। लेकिन सर इस सारी चीज में पाकिस्तान का नाम बार बार लिया गया और ये कहा गया कि जी पाकिस्तान की वजह से जो है वो ये फेलियर देखने को मिला, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान पहले तो खैर ये कहता रहा था कि नहीं ये लोग टेररिस्ट हैं और हम तो वॉर ऑफ टेरर लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बड़ा यहाँ पे जश्न भी मनाया गया और वेलकम किया गया। तो इस सारे चेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप लोग बहुत कम उम्र हैं, आपने वो एवोल्यूशन पाकिस्तान का नहीं देखा है। जो आप शुरू से अगर आ जाए यूएसएसआर, तब का यूएसएसआर जब अफगानिस्तान में आया था तो पाकिस्तान अपने आज मौजूदा जिस दौर में है तब से उसकी शुरुआत हुई थी। मौजूदा पाकिस्तान को बनाने में किसने इमदाद की, किसने उसकी ट्रेनिंग दी? अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, जापान ने, क्योंकि तब तो बहुत अच्छा था कि मुजाहिद को ले आओ। प्रेसिडेंट रीगन ने भी कहा था आइडिया बहुत अच्छा है, बजरिए मुजाहिद यूएसएसआर को घुटने टेकवा देंगे, उन्होंने टेकवा भी दिए। पाकिस्तान को उन्होंने तालीम दी कि भाई कोई ऐसा ग्रुप ले आओ मुजाहिद। तो ये सारा शेख सिंह बहुत अच्छी राइटर हैं, पश्तो भी बहुत अच्छा बोलती हैं, उनका एक ब्लॉग है, मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि आप लोग देखें। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लोगों के यहाँ घर घर जाकर के सर्वे किया अफगानिस्तान में हम क्या नाम रखें। उन्होंने ये कहा कि साहब तालिबान, ये भी होगा कि साहब ये जो हैं ये दीनी लोग हैं, आलिम फाजिल हैं, मदरसे के पढ़े हुए हैं, कुरान पाक और खुतबा हिज्जतुल विदा और सीरतुल नबी की ही तालीम हम सबको भी देंगे। इतने सर्वे के बाद ये इत्तेफाकन नाम तालिबान नहीं पड़ा, तालिबान नाम पड़ा है बड़ी रिसर्च के बाद। और रिसर्च के बाद उनको किसने ट्रेन किया, किसने करवाया? आप देखें अफगानिस्तान की ज्योग्राफी, इसके पहले जब अंग्रेज वहां से उनके पांव उखड़े थे तो भी पाकिस्तान ने किया था, तब तो पाकिस्तान था भी नहीं। दोबारा जब यूएसएसआर ने घुटने टेके, ये सही है कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल था। अफगानिस्तान में आखिर कोई क्यों नहीं कामयाब हो पाता, ये किसी ने समझा? अफगानिस्तान की साइज जो है फ्रांस के बराबर है और पॉपुलेशन जो है कैलिफोर्निया के बराबर है, और कैलिफोर्निया के बराबर पॉपुलेशन, लेकिन चारों तरफ से 6 मुल्कों से घिरा हुआ है। इसलिए कहीं से भी अगर जाना हो तो बजरिए इन 6 मुल्कों को ही जाना होगा, और सबसे अच्छा रास्ता पाकिस्तान से है और खैबर दर्रे से है। दिखाई ये पड़ता है आरजू जी कि बिना पाकिस्तान की मदद के खैबर दर्रे से पार कोई भी रसद नहीं हो सकती। इसके पहले भी मुजाहिदीन ने महीनों नहीं, कब एक बार तो ऐसा हुआ कि यूएसएसआर और अफगानिस्तान के ट्रूप्स को सुना है कि 13 महीने तक बंधक और वहां पर इनको नजरबंद किया था एक घाटी में। तो ये एक जरूरियात थी। तो पाकिस्तान को इमदाद अमेरिका ने इसलिए नहीं दी कि उनकी बड़ी मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए दिया था कि पाकिस्तान सीखे। वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका इजराइल ने इस्तेमाल नहीं की थी, वो सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में दी और सीआईए ने ट्रेन किया। सीआईए ने ट्रेन किया आईएसआई को। पहले आईएसआई का वजूद क्या था? आज आईएसआई का अगर दुनिया में मानी जाती तो इसलिए क्योंकि उसका टेक्नोलॉजिकल बेस, उसका वो मैं आपको दिखाता हूं। ये एक किताब मैं पढ़ रहा था सीआईए के बारे में, द सीक्रेट आर्मी ऑफ वॉर एट द एंड्स अर्थ। मैं चाहता हूं कि आपके देखने वाले नाजरीन बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं। जी, ये आरजू जी, ये किताब बड़ी उम्दा है। ये पूरा नेक्सस बता रही है आपके सीआईए ने किस तरीके से आईएसआई को ट्रेन किया, इमदाद दिया, और इसके पहले ड्रग्स में कारोबार में रहे। ये हम लोग आईएसआई के बारे में बहुत बात करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सीआईए जो मुलव्विस है ड्रग्स के ट्रेड में, उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं? इसके बारे में जो मैंने शुरुआत की थी कि हैनोई में इन्होंने कहा था कि पहले अगर जंग करनी है तो उसके लिए फौज चाहिए तो हथियार चाहिए तो पैसे चाहिए, और पैसे दौलत आएंगे ड्रग्स के जरिए। और ड्रग्स के जरिए अगर इन्होंने ड्रग्स की खेती में, आपने खुद देखा अफगानिस्तान में सिलसिलेवार है। अब पाकिस्तान की हम बात कर लें, पाकिस्तान को प्रॉप अप हमने किया, लेकिन वही है कि अखाड़े में एक बच्चा आता है तो उस्ताद उसको ग्रूम करता है। अभी तक तो सीआईए उस्ताद था, पाकिस्तान शागिर्द था, लेकिन एक ऐसी लिमिट आई कि जब उसामा बिन लादेन एबटाबाद की एकेडमी के बाहर हो गए, तब शागिर्द की सलाहियत उस्ताद से भी ज्यादा हो गई थी। और सारी दुनिया, सिर्फ अमेरिका नहीं, सारी दुनिया चाहती थी किस तरीके से हम इस सांप के नखेल करें, और नखेल करने में सबके चक्के छूट गए। फिलहाल तो अमेरिका के चक्के छूटे हैं। और अब अगर आप देखिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इसके अलावा जो इनके साथी हैं, और इस तरीके की, खासकर आरजू जी आप अपना मुकाबला किसी से मत कीजिएगा। आप एक मिसाल हैं शाइस्तगी की,
और अमन पसंदी की। लेकिन बाकी अगर आपके यहाँ अगर मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो ये कहते हैं कि हम तो तालिबान को बुला लेंगे और पाकिस्तान चुटकी बजाते कश्मीर पे हमें कब्जा दिला देगा। कहीं उधार के टुकड़ों पे कहीं जिंदगी के मसाइल हल होते हैं। उधार के टुकड़ों से एक वक्त का पेट तो भर सकता है, लेकिन जिंदगी के मसाइल और तवारीख नहीं बदली जा सकती है। तो पहले तो ये देख लें किसी के। अब उन्होंने कहा कि ग्लोबल जिहाद, गजवाए हिंद, जो बातें चल रही कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जा रहा है, कुछ न्यूज एंकर्स और जिनको हम वो लफ्ज जबान पे नहीं लाएंगे क्योंकि वो गैर मुनासिब होगा, यूट्यूब पे जो लोग रहते हैं उनके लिए खास एक लफ्ज है, तो वो लोग किस तरीके से पाकिस्तान तालिबान को जोड़ रहे हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा। भाई ये नहीं कि तो पाकिस्तान ने कोई कसूर नहीं किए, बहुत कसूर किए हैं, और अगर कसूर किए हैं तो मैं समझता हूं कि उसका एक सिलसिलेवार तरीके से उसका हो सकता है उसकी अपनी मजबूरी रही हो, लेकिन जो उसके सामने जो सूरत हाल थी, और इस पस मंजर में अगर आप देखें पाकिस्तान के पास क्या था, या खैबर पे क्या वो अमरीकियों को रास्ता नहीं देता, क्या अमरीकियों से सहूलियतें नहीं लेता? पाकिस्तान की जो तिजारत और जो इकोनॉमी है उसमें अमरीकी इमदाद के बिना पाकिस्तान न पहले खड़ा हो पाता न आज खड़ा हो पाता। आज वर्ल्ड बैंक, IMF, UN सैंक्शंस, ये सब है क्या? अगर आप देखें इसका रिमोट किसके हाथ में है? तो पाकिस्तान के लिए आगे एक बहुत बड़ा। कल मैं इमरान साहब की तकरीर देख रहा था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे कहता है कि इनसे बात करके इनको हमें दिलाओ। मैं क्या कर दूं? इनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, इनको जेल में बंद कर दूं? ISI की तो शोहरताम ये है कि अगर वो किसी कहते हैं कि अगर ये बुत से इकबालनामा लेना है, कबूलवाना है, तो ISI तो बुत से भी कबूलनामा निकलवा सकती है, ये सलाहियत ISI की है। बहरहाल ये तो हल्की बात है, लेकिन क्या खैबर दर्रे में पाकिस्तान मना कर सकता था? नहीं कर सकता था। क्या अमेरिका से उसके जो कॉस्ट आते थे नहीं ले सकता था? अब गलतियां कहाँ हुई? ओसामा बिन लादेन के ऊपर अपने यहाँ रखना और ये कहते हैं हमें पता नहीं। ISI जिसको मालूम है कि वॉशिंगटन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और अपनी मिलिट्री एकेडमी में ओसामा बिन लादेन है, ये बिल्कुल कोई एतबार नहीं करेगा। नंबर 2, दहशतगर्दों की नर्सरी चलाना, दहशतगर्दों के जरिए। अभी तो मैंने गैर जिम्मेदार न्यूज़पेपर पर्सन्स की बात की है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे तमाम लोग हैं, हर जगह होते हैं गैर जिम्मेदार लोग जो ऐसी हल्की बातें करते हैं कि हम बजरिए तालिबान कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, गजवाए हिंद का ख्वाब पूरा कर लेंगे, हम एक निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कर देंगे। बहरहाल हमारे जनरल GOC का एक बयान है, वो भी देखने वाला है। उन्होंने कहा कई गाजी आए और कई गाजी गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गाजी आ नहीं सकता है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कोई गाजी आया तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। बहरहाल मैं अपने तजुर्बे से भी आपसे कहता हूं, मैंने बहुत एजेंट्स कई मुल्कों के न सिर्फ गिरफ्तार किए, उनसे पूछताछ की, उनसे अच्छी तरीके से पूछताछ की। मुझे उनका माइंडसेट और उनके आई बॉल्स के पीछे क्या चलता है, मुझे जाती तौर पे मुझे किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कई साल इस चीज पे मैंने इन्वेस्ट किया है, इंट्रोगेशन ऑफ टेररिस्ट, एजेंट्स ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, तो मुझे तजुर्बा है। उनका इंडोक्ट्रिनेशन, एक दिन में कोई दहशतगर्द नहीं बनता है। उसकी जहनियत, उसकी सोच, उसके रिफ्लेक्सेस में तब्दीली आती है। तब्दीली आती है जब बचपन से हम एक नर्सरी पैदा करते हैं, नर्सरी में हम उसकी परवरिश करते हैं, परवरिश के बाद हम उसको वो खुराक देते हैं जहनी, और जहनी खुराक देने के बाद हम उसको सब्ज बाग दिखाते हैं कि गाजी के तुम्हारे सिर्फ 2 ही रास्ते हैं मुजाहिद, या तो तुम गाजी हो गए या शहीद हो गए। और उनमें से कोई शहीद होने के लिए मौलवी तैयार नहीं है। वो शहीद बनाने के लिए सिर्फ तालिबान और जो ये इनको गुमराह किया है उनको करेंगे। कुर्तुलन हैदर ने 2 लाइनें लिखी हैं, ये मौलवी शरीयत के अलावा कुछ जानते नहीं, ये मौलवी शरीयत के अलावा कुछ जानते नहीं, लेकिन अंधेरे में मौका मिले तो चूकते भी नहीं है। ये कुर्तुलन हैदर साहब ने कहा था आज से 50 साल पहले। और उसके बाद की मैं आपको हालात बताऊं, ये चीज इतना, ये जो शतरंज की बिसात है इतनी हल्की नहीं है जितनी की दिखाई पड़ रही है। 1957 में 3 लोग अमेरिकी स्कॉलरशिप पे अमेरिका में तालीम पा रहे थे। एक साहब थे ज़ल्मे खलीलजाद, ये अमेरिका के एम्बेसडर हैं। दूसरे हैं शेर मोहम्मद अब्बास, ये तालिबान में किस ओहदे पे है किसी से छुपा नहीं है। तीसरे हैं अशरफ गनी साहब, ये तो खैर अब पता नहीं कहां पर हैं। 3 लोग अफगानिस्तान के 1957 में अमेरिकी वजीफे पे गए थे और तीनों वहां पर हैं। क्या ये हुस्न इत्तेफाक है?
ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है। ये किस तरीके की प्लानिंग और 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 20 ईयर प्लान होता है। और आपके अकबर इलाहाबादी ने जो एक शेर कहा था अंग्रेजों के ज़माने में, शेख जी के 2 लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए। यही सूरत आलम आज भी बना अमेरिका के बारे में। एक साहब तो खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए। ये बहरहाल जो आपके सामने अनफोल्ड हो रहा, सन 57 से प्लानिंग थी आपकी। आपने सन 57 से टीचिंग मेंटरिंग की, आपने मुजाहिदीन पैदा किया, आपने फिर तालिबान पैदा किया रिसर्च करने के बाद, आपने पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट की कगार पे लाके खड़ा कर दिया, आपने पाकिस्तान को दुनिया में बैनुल अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान की शोहरत आम क्या है किसी से छुपी नहीं है। आपके एक और शो पे मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वक़्त है, कितने मुल्कों में क्या, उसकी हम लोग तस्करा न करें, वो उचित मुनासिब भी नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमने अपनी तबाही बर्बादी की संग बुनियाद एक एक ईंट करके हमने खुद उसको तैयार किया है। लेकिन आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये मौका है बनिस्बत के कि हम डूब खसोट में पड़े कि लिथियम के खाने हैं और 1 ट्रिलियन हमारे पास रेयर अर्थ है अफगानिस्तान में। तो एक गिद्ध की तरीके से सबकी नजर अफगानिस्तान पे इसलिए नहीं। और ये तो हम बात कर रहे हैं जो जायज बातें हैं। लिथियम की माइनिंग करें, बड़ी अच्छी बात है। रेयर अर्थ की माइनिंग करें, बड़ी अच्छी बात है। हमारे अफगानियों के पास शायद ये सलाहियत नहीं कि उसकी माइनिंग कर सकें। लेकिन पाकिस्तान अगर करता है तो उसके बारे में 10 लोग रोड़े अटकाएंगे। अगर कोई और करता है, चीन करता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चीन और पाकिस्तान मिलकर करते, ये बहरहाल वेरियस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से उंगली आज उठ रही है, उसमें पाकिस्तान बहुत हद तक खुद भी, और उनके जो गैर जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, गैर जिम्मेदार नेता हैं, गैर जिम्मेदार बयानात हैं कि साहब हम बजरिए तालिबान उनको एक एक्सेस दे देंगे कि कश्मीर पे हम कब्जा कर लेंगे। ये है पाकिस्तान की जो एक शोहरत आम को बिगाड़ने के लिए ये सबसे बड़ा रीजन ये है। सर बिल्कुल, यहाँ पे इसी किस्म की बातें होती है। पहले कहा जाता था कि जी अमेरिका जो है वो लेके दे देगा, फिर चाइना, अब तालिबान की तरफ चले गए हैं। एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, शायद आप जानते हो, आदिशर कावस जी। जी तो जी जी। मैं बहुत उनकी फ़ैन, और मैंने जब अपनी जर्नलिज्म शुरू की थी तो मैं बहुत ज़्यादा उनको और हसन निसार साहब को बड़ा कॉपी किया करती थी। तो उनसे मेरी जब मुलाकात हुई, जब भी मैं कराची जाती थी तो ज़रूर मिलती थी। तो उन्होंने मुझे, आप समझे 10 साल पहले, उन्होंने मुझे कहा कि ये फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, और उनके ख्याल था कि 25 साल के बाद जो है ये फेल्ड स्टेट की तरफ हो जाएगा। मैंने यही बात हसन साहब को कही तो हसन साहब ने कहा कि वो टाइम ज़्यादा बता रहे हैं। दोनों यानी इस बात के ऊपर एग्री थे कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ ही बहुत से लोगों से मेरी बात होती है तो कभी जो है ये भी लगता है कि उसामा बिन लादेन का जो बात होती है, कहते नहीं हमें पता ही नहीं था। तो अगर पता नहीं था तो ये किस तरह की एजेंसीज हैं जिनको पता नहीं था इतने सालों, और अगर पता था तो फिर इन्होंने छुपा के क्यों रखा था? ये दोनों चीजें, मतलब दोनों बातें अगर कोई एक भी सही है तो ये हमारे खिलाफ ही जाती हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है? क्यों ये अपनी गलतियां मानते नहीं? क्यों सही डायरेक्शन में नहीं आते कि जहाँ पे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करें? वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है कि जिससे लोग कोई जेलस हो जाएंगे और हमारे ऊपर वैसे ही पीछे पड़ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो हमारी गलतियां हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं संभलने के चांस है, कहीं पे सही डायरेक्शन में आ पाएंगे? बिल्कुल आरजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आरदेशिर कावस जी और हसन निसार साहब ये वो अजीम शख्सियत हैं जिनसे आप ही नहीं मैं भी सीखता हूँ। अब आरदेशिर कावस जी साहब तो खैर ठीक है, उनकी किताबें और उनके आर्टिकल्स पढ़ने को मिलता है, और हसन निसार साहब को देखने की मेरी खुशकिस्मती रहती है। मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जैसे आपको फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन दोनों हजरात को पाकिस्तान से बहुत बहुत बेपनाह मोहब्बत उनको थी और हसन निसार साहब को है। लेकिन अपने किसी अजीज को आईसीयू में जाके देखते हुए किसको तकलीफ नहीं होगी? और मैं ये कह दूं कि नहीं, मेरे अजीज को कोई तकलीफ नहीं है, आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं है। हसन निसार साहब ने मुनासिब और वजह फरमाया कि पाकिस्तान वाकई तबाही की तरफ बढ़ रहा, 10 साल बहुत ज्यादा उसके इम्कानात और कम हो सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा हसन निसार साहब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंटेलेक्चुअल ढूंढना मुश्किल है। और उन्होंने अगर बात कही, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एक फिलोसफर होता है, वो किसी से कुछ मिलना हो, लेना हो, देना हो, इस तरफ उसका रुझान भी नहीं रहता, न दिलचस्पी रहती है। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही,
और ये चीज देखने वाली है कि अगर ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिलिट्री एकेडमी में सेफेस्ट एरिया अगर कहें पाकिस्तान में प्रेसिडेंट हाउस और सेनेट के अलावा या पार्लियामेंट हाउस के अलावा कोई सबसे सेफ जगह थी तो ये थी, उससे ज्यादा भी सेफ मैं कह सकता हूं वहां पर अगर था, तो मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से तजुर्बे से कह सकता हूं यह नामुमकिन है, उन्हें हमने ही ले जाके बसाया था। सवाल ये उठता क्यों बसाया था? ओसामा बिन लादेन वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी थी, हम जब तक चाहते अमेरिका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को इसके जरिए दुख सकते थे। ख्वाब तो बड़े लंबे चौड़े थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए बदकिस्मती से, और वो पकड़ा गया। झूठ के पांव नहीं होते हैं, जिसको कहते हैं झूठ के पांव ने आज नहीं तो कल झूठ उजागर होके रहेगा, और झूठ उजागर हुआ। हम ला कहते कि हमारे इल्म में नहीं था, ये तो वही बात है कि मैं कह दूं कि मेरे 2 कान है 4 कान है मुझे मालूम नहीं था, ये उतना ही अनकन्विंसिंग होगा कि हमें मालूम नहीं था कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में तो कितने कौवे पेड़ पे बैठे, ये भी आईएसआई को मालूम है। आदमी को तो छोड़ दीजिए, एक के घर की मर्दमशुमारी और कौन बीबी जाती है वहां सफाई करने, कौन सब्जी वाला जाता है, कौन कितने बच्चे हैं, कौन क्रिकेट खेलता है, कौन गुल्ली डंडा खेलता है, सबका इल्म आईएसआई को है एरियल फोटोग्राफी से। वहां कोई उम्मीद कर ले ये नामुमकिन बात है। आईएसआई ऐसी प्रोफेशनल एजेंसी को मालूम ना हो, पाकिस्तान पुलिस को मालूम ना हो, ये तो कोई एतबार नहीं करेगा। लेकिन हमने छुपाया क्यों? पाकिस्तान के छुपाने का एक ही मकसद कि बजरिए ओसामा बिन लादेन एक वो ब्रांड नेम हो गया दुनिया में कि जिसके जरिए वो बिना किसी तिजारत के एक वर्ल्ड पावर पाकिस्तान बन सकता है। सोचा यही था, खुशफहमी थी। इसके पीछे मैं समझता हूं कि एक ये जो शातिर दिमागाना सोच है ये किसी पॉलिटिशियन की तो कम लगती है, लेकिन हाँ ज़ईफ आर्मी ऑफिसर्स की चले हुए कारतूस और कटी पतंग जो होती है जिनके सारा खेल खत्म हो चुका है, चलो कहीं ना कहीं से चलिए गुलाब की खुशबू आने लगे, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक शगुफा ये भी सही। उनको क्या मालूम था कि ये सब चीजें, और आज भी मान के चलिए जो कागजात, जो हार्ड डिस्क और जो अहकामात दस्तयाब हुए होंगे ओसामा बिन लादेन से, उसमें किसी से कोई चीज छुपी नहीं। अमेरिका भी इस मामले में बड़ा उस्ताद है, वो किश्तों में, बाकी अगले किश्त में पढ़िएगा, वो धीरे धीरे किश्त दर किश्त ब्लैकमेल, जब आर्म ट्विस्टिंग करनी होगी तो उसका इस्तेमाल अमेरिका भी करेगा। लेकिन अमेरिका का मुंह है ये कहने का कि पाकिस्तान ने छुपाया, पैदा तो आप ही ने किया था। ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन बनाने में अमेरिका का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। पाकिस्तान ने तो पनाह दी उसके बाद, लेकिन मैं कहूंगा तो उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार है उनको पनाह देने में, अमेरिका जिम्मेदार है ओसामा बिन लादेन को पैदा करने में, और इसलिए ये देखना जरूरी। जी सर, लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, एक इल्जाम और आता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि ये कहा जाता है, बड़ी हद तक मैं समझती हूँ कि ठीक है, लेकिन खैर बहुत से लोग नहीं मानते इस बात को, कि पाकिस्तान अपनी डबल गेम की वजह से भी इस मुसीबत में फंसा है कि एक तरफ वो अमेरिका से फंड लेता रहा कि हम तालिबान से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ सपोर्ट भी तालिबान की ही करता रहा, जो अब आज के जमाने में जैसे आप देखते हैं कि खुल के सामने आ गया। आपने बिल्कुल सही कहा। ये डुप्लिसिटी जो लफ्ज है ये कई बार हिलरी क्लिंटन ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के बारे में। डुप्लिसिटी शब्द कई बार बोरिस जो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के, उन्होंने भी यही किया है। और इस सब को देखने के बाद आपको लगता है डुप्लिसिटी की एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान वॉर अगेंस्ट टेरर, और हमने खुद भी हमारे कितना नुकसान हुआ है, इतने हमारी कैजुअलिटीज हुई, हमारे स्कूल पे हमला हुआ दहशतगर्दों का और इंतहा पसंद का, और हमारे कितने बच्चे शहीद हो गए। ये तमाम बातें हैं, लेकिन हिलरी क्लिंटन ने यह भी कहा था कि जो अपने पिछवाड़े सांप पालता है फिर सांप उसको भी डसते। दोज दैट प्ले विद द स्वॉर्ड शैल पेरिश विद द स्वॉर्ड। बिल्कुल, लेकिन सर हम लगता नहीं कि कुछ सीखने के लिए तैयार है। आगे आप फ्यूचर क्या देखते हैं, आप अफगानिस्तान का किस तरफ जा रहा है? क्योंकि दोबारा से बार बार इस तरह की न्यूज आती है कि फिर से अफगान जो आर्मी है वो फिर एक्टिव हो गई है और कुछ जगहें फिर खाली करा ली गई हैं। क्या उम्मीद क्या लग रही है आपको कि इसी तरह चलता रहेगा या तालिबान अब सेटअप बना लेंगे? आरजू जी, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल गेम प्लान जो है वो बहुत दुरुस्त है, और अब 20 साल पहले जब अमेरिका आया था तब हालात, सूरत हाल अलग थे, आज बिल्कुल अलग है। आज ये सब लोग समझ गए कि अफगानिस्तान में फौज रख करके फतेह नामुमकिन है, क्योंकि 6 मुल्कों से लैंडलॉक्ड है, पाकिस्तान से मुहताजी होगी, और इसके अलावा सिर्फ टेक्नोलॉजी से हम जीत सकते हैं। अभी आपने देखा होगा एक मुल्क है जो बिल्कुल खामोश है, और वो एक बहुत अहम मुल्क है दुनिया का, इजराइल। ये भी आप जानते हैं उसका मिजाज और तबीयत बिल्कुल अलग होती है। जो शतरंज की बिसात है, आज अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बने हैं, उन्होंने 6 बातें बताई, उसको सबसे तफसील में जाने की शायद गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक तो ये है
कि तालिबान ओवर पावर कर सकते हैं, उसके इम्कानात 30%। अफगानिस्तान में पंजशेर और इसके अलावा और इंटरनेशनल इंटरवेंशन से एक गवर्नमेंट बन जाए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, उसके इम्कानात 45%। बाकी ये चीजें जो हैं, लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये भी एक मॉडल दिया है, हो सकता है कि ज्यादा खींचातानी हुई तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के भी इम्कानात अफगानिस्तान से शुरू हो सकते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उस इलाके में फारसी खूब चलती है, और फारसी में गुलिस्ता बोस्ता आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, एक शेर है, किले खुशबुए दर हमाम रोजे रसीदस दस्त महबूबे बदस्तम वरो गुफ्तम की मुश्किया अबीरी की अजबुए दिला जमाले हम नशी जर्मन असर कर वगरना मन हुमा खाकम। ये सोहबत जो होती है, चाहे पाकिस्तान से हमारी हो या पाकिस्तान के तालिबान की मुजाहिदीन से हो, ये सोहबत का सर है। खाक पूछती है कि तुम्हारे अंदर खुशबू कैसे? गुलाब की सोहबत से। अरे सोहबत इतनी अच्छी तरह, अच्छे लोगों से सोहबत करो, अच्छी अच्छी बातें सीखो तो खुशबू आएगी, वरना अगर ऐसे जलील लोगों से करोगे जिनके हाथ में खून वैसे ही सने हुए हैं, तो फिर खून से ही हाथ रंगे होंगे। बिल्कुल ठीक, और हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और अपनी गलतियों को मान के ही हम ठीक कर पाएंगे सब कुछ। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर मुलाकात होगी जरूर सर, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आप भी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।